हे गाइस, वेलकम टू सोर्स पॉइंट। आज हम लोग यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं पीटी 365 जो कि हमारी इकॉनमी की चल रही है। तो एक बार मैं इंडेक्स दिखा देती हूँ कि हमारा यहाँ पे कितना कंप्लीट हो चुका है और कितने टॉपिक्स अभी बाकी है। तो एक पेज जो है यहाँ पे इंडेक्स की कंप्लीट हो चुकी है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे दूसरी पेजेस में, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में फर्स्ट स्टार्ट करेंगे जो रिसेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव लिए गए हैं सरकार के द्वारा, ये दोनों हम लोग देखेंगे। फिर लॉजिस्टिक सेक्टर में आएंगे। तो इस तरीके से हमारा इतना यहाँ पे बाकी है। फिर एनर्जी सेक्टर देखेंगे एंड देन कम्स टू द मिसलेनियस पॉइंट। ओके, तो बहुत जल्दी ये हमारी टॉपिक कंप्लीट हो जाएगी, बट कोई नहीं, आपकी जो प्रीलिम्स पोस्टपोन्ड हो गई है तो उसका मतलब ये नहीं कि आप लोग पीटी 365 देखना बिल्कुल बंद कर दो। इसको ज़रूर देखिए और टाइम टू टाइम आप लोग रिवाइज भी करते रहिए, क्योंकि क्वेश्चंस इससे भी आने वाले हैं। और इसके बाद जो भी मंथली मैगजीन्स आपके लेसन आ रहे हैं उसको भी ज़रूर आप लोग फॉलो कीजिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के आर्टिकल के साथ। तो सबसे पहले प्रीवियस लेसन में जो क्वेश्चन पूछी थी उसके आंसर बता देती हूँ। ये 2020 के आपके इकॉनमी में क्वेश्चन आए हुए थे, उसे प्रैक्टिस करा रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे 4 स्टेटमेंट है, जो कि हमेशा मैं कहती हूँ कि 4 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हमेशा जैकपॉट होते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में है कि कमर्शियल पेपर जो है वो शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड प्रोमिसनरी नोट है। सेकेंड है कि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ये लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट है जो कि आरबीआई के द्वारा यहाँ पे कॉर्पोरेशन को इशू किए जाते हैं। थर्ड है कि कॉल मनी जो है एक शॉर्ट टर्म फाइनेंस है जो कि इंटर बैंक ट्रांजेक्शन के लिए यूज़ होता है। एंड फोर्थ वन इसकी जीरो कूपन बॉन्ड है जो कि इंटरेस्ट बियरिंग यहाँ पे शॉर्ट टर्म बॉन्ड है, और इसको स्केड्यूल कमर्शियल बैंक के द्वारा इशू किया जाता है कॉर्पोरेशंस को। तो यहाँ पे आपको करेक्ट बताना है। एटलीस्ट 4 स्टेटमेंट में से आपको एक तो यहाँ पे एलिमिनेट करना ही है फर्स्ट यहाँ पे इंस्टेंस में। तो जैसे मुझे यहाँ पे पता है कि कमर्शियल पेपर जो है ये शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड प्रोमिसनरी नोट है। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट अगर आपको पता है तो काम आसान हो गया, जिससे कि आपका यहाँ पे पता चल गया कि या तो सेकंड स्टेटमेंट या तो थर्ड यहाँ पे करेक्ट है। फोर्थ यहाँ पे फ्री में चला गया, यानी कि एक स्टेटमेंट में करेक्ट की तो फोर्थ यहाँ पे इनकरेक्ट हो गया। अब देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, जिसको कॉर्ड भी कहते हैं, ये लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट है। अगेन आप देखो कि ये भी शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट होते हैं। तो इस तरीके से मेरा यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट भी चला गया और मेरा आंसर निकल कर आ गया। तो लेस एफर्ट मोर रिवार्ड, ये आपको इस तरीके के क्वेश्चन ज़रूर देते हैं। कॉल मनी मार्केट एक शॉर्ट टर्म फाइनेंस है जो कि यहाँ पे इंटर बैंक ट्रांजेक्शन के लिए यूज़ होता है। या तो अगर आपको थर्ड पता है तो थर्ड भी आपका करेक्ट हो जाएगा। दोनों में से एटलीस्ट एक स्टेटमेंट तो पता होना ही चाहिए था, ठीक है। यानी कि 4 स्टेटमेंट है, आपको 50% अगर इस क्वेश्चन में पता है तो आप ये आंसर निकाल के ले जाओगे। अब यहाँ पे बात करते हैं कि ज़ीरो कूपन बॉन्ड क्या होता है, ये देख लीजिए। तो ज़ीरो कूपन बॉन्ड की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये इंटरेस्ट बियरिंग बॉन्ड है, जिसमें जैसे कि स्टेटमेंट में दिया गया था, ठीक है। लेकिन अगर आप देखो कि जीरो कूपन बॉन्ड में क्या होता है कि ये डीप डिस्काउंट यहाँ पे दिया जाता है, और जो फुल फेस वैल्यू है ना उसी में ये ऑफर किया जाता है जब इसकी मैच्योरिटी हो जाती है। यानी कि जितने में आप खरीदते हो उतने में आपको यहाँ पे ये मिलता है और डीप डिस्काउंट में मिलता है। साथ ही साथ अगर आप देखो तो ये जीरो कूपन बॉन्ड जो है ये डेट सिक्योरिटी इंस्ट्रूमेंट है, जिसमें कि इंटरेस्ट पे करने की ज़रूरत नहीं होती है। जीरो कूपन है यानी कि इंटरेस्ट यहाँ पे नहीं पे करना होता है। और आपका ऑप्शन में क्या दिया गया था कि इंटरेस्ट बियरिंग बॉन्ड है। तो बस आप लोग को अगर हल्का सा भी पता होगा कि ये बॉन्ड किस तरीके की है, क्योंकि हमेशा मैं आपको बताती हूँ कि बॉन्ड के बारे में, फंड के बारे में, ये सारी सरकार की चीज़ें हैं ना, तो इसके बारे में अगर आपको नहीं पता होगा तो फिर तो ब्लंडर हो जाएगी। तो हमेशा आपको हर एक तरीके की बॉन्ड के बारे में एटलीस्ट पता होना चाहिए कि उसका नेचर क्या है। फाइन, बस आपका काम बन जाता है, डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। एक और क्वेश्चन था, विद रेफरेंस टू फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, इनमें से कौन सा वन कैरेक्टरिस्टिक है जो कि मेजर कैरेक्टरिस्टिक माना जा रहा है, वन ऑफ द मेजर कैरेक्टरिस्टिक। तो क्या ये इन्वेस्टमेंट है जो कि कैपिटल इंस्ट्रूमेंट, एजेंशियली कैपिटल इंस्ट्रूमेंट के थ्रू ये इन्वेस्टमेंट किया जाता है जो कि लिस्टेड कंपनी में ज़रूरी है। तो देखिए एफडीआई दोनों में होता है। सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है कि ये लार्जली नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल फ्लो है, नॉन डेट है और क्रिएटिंग कैपिटल फ्लो है। तो दिस वन इज़ द, मतलब कि ये कंसीडर किया जाएगा कि मेजर कैरेक्टरिस्टिक है एफडीआई का। वैसे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि डेट सर्विस में भी, डेट सर्विसिंग में भी ये आपका इन्वॉल्व है इन्वेस्टमेंट। तो ऐसा नहीं है कि डेट सर्विसिंग में भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट को इन्वॉल्व किया जाता है। थर्ड तो यहाँ पे गलत है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो कि बी ऑप्शन यहाँ पे अप्रोप्रिएट हो गया। आज के लिए जो आपके पास क्वेश्चन है ये भी 2020 में पूछा गया है। ये आपको बताना है कि इनमें से कौन से फॉलोइंग फैक्टर्स या पॉलिसीज़ है जो कि हमारे राइस के प्राइस को अफेक्ट करता है इंडिया में, वो भी रिसेंट पास्ट से। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, गवर्नमेंट की ट्रेडिंग, गवर्नमेंट की स्टॉक पाइलिंग एंड कंज्यूमर सब्सिडीज़। तो क्या है ये आप लोग ऑप्शंस के थ्रू बता सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बतानी है। अब आइए हम लोग आर्टिकल पे चलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिसेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव के साथ। और सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ओके। सबसे पहले देखिए कि फाइनेंस मिनिस्टर जो है इनके द्वारा लॉन्च किया गया है एक ऑनलाइन डैशबोर्ड जो कि नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के लिए है। तो ये डैशबोर्ड क्या होता है, जैसे आपने कभी भी
कभी भी क्या, जैसे यूपीएससी की या फिर किसी भी एसएससी कोई भी आप एग्ज़ाम देते हो, उसकी जब आप लोग वेबसाइट पे जाते हो, जो पहली पेज होती है, पहली पेज को हम लोग क्या बोलते हैं, वेब पेज कहते हैं, ठीक है, वेब पेज कहते हैं। लेकिन उसी में जब आप फॉर्म फिलअप वगैरह करते हो तो एक डैशबोर्ड होता है जिसमें कि पर्टिकुलरली आपकी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे होती है। उस डैशबोर्ड में जाकर आप देखते हो कि प्रीलिम्स की फॉर्म अगर आप लोग भरे हो और फिर मेंस की फॉर्म भरनी होती है, तो उसी डैशबोर्ड में आप जाकर जो है लॉगिन करके फिर अपनी मेंस की फॉर्म भरते हो, है कि नहीं। तो वो क्या होता है कि एक डैशबोर्ड होता है जहाँ पे आपको पर्टिकुलरली उसी चीज़ के बारे में सारे इन्फॉर्मेशन मिलेंगे। तो यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर है, देखिए ये थोड़ी सी अलग, जब भी कोई ऐसी योजना या स्कीम आती है या फिर कुछ भी ऐसा प्रोजेक्ट रहता है, अगर उसमें अनएक्सपेक्टेड आपके मिनिस्ट्री इंक्लूड होते हैं ना, तो यूपीएससी उसी चीज़ को कैच करती है। तो देखिए यहाँ पे नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन है, आप लोग कभी नहीं सोचेंगे कि फाइनेंस मिनिस्ट्री यहाँ पे इंक्लूड होंगे, बट येस इट इज़ ट्रू कि फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा यहाँ पे ऑनलाइन डैशबोर्ड जो है वो लॉन्च किया गया है। अब ये ऑनलाइन डैशबोर्ड है जहाँ पे आप देखो वन स्टॉप सॉल्यूशन कहा जाता है, वो भी सारे स्टेक होल्डर्स के लिए। जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अगर इंडिया में चल रही है, उससे रिलेटेड कोई भी न्यूज़ चाहिए ना, तो इसी डैशबोर्ड में आपको मिल जाएगी। डैशबोर्ड जो है वो होस्ट किया गया है इंडिया इन्वेस्टमेंट ग्रिड के। ये एक इंटरेक्टिव ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो कि यहाँ पे अपडेटेड और रियल टाइम इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इंडिया में बताती है। ये अपडेटेड है यानी कि पहले क्या हुआ, अब क्या हो रहा है, एकदम हर एक चीज़ आपको अपडेटेड मिलेगी। लेकिन रियल टाइम कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि आज कोई प्रोजेक्ट की कुछ पार्ट अगर काम कंप्लीट हुई है, तो उसके बारे में भी आपको उसी समय पता चलेगा। अगर 4:04 में कुछ काम कंप्लीट हुआ है, तो वो भी अपडेट कर दिया जाएगा आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। तो इसे कहते हैं एकदम रियल टाइम, जिस टाइम पे काम हो रहा है उस टाइम पे आपको वही इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर हम लोग यहाँ पे इंडिया इन्वेस्टमेंट ग्रिड की बात करें तो ये है क्या, एक्चुअली ये एक इनिशिएटिव है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड का, साथ ही इन्वेस्ट इंडिया का। इन्वेस्ट इंडिया जो कि आप देखो कि नेशनल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एजेंसी है हमारे इंडिया की, जो कि इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने के लिए यहाँ पे काम करते हैं कि हमारे हर एक फील्ड में मेनली देखो कि हमें इन्वेस्टमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इंफ्रास्ट्रक्चर में हमें इन्वेस्टमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तभी हमारा जो टारगेट था 2024 में 5 ट्रिलियन इकॉनमी का, तो हम लोग अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करके ही वो जो हमारी टारगेट है उसको अचीव कर सकते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो ऐसे ही नहीं बूस्ट होने वाली है, उसके लिए इन्वेस्टमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता है हमारे यहाँ, इन्वेस्टमेंट कहने का मतलब है कि पैसा लगाना, ठीक है, कोई भी चाहे वो इंडियन स्टेक होल्डर्स हो या फिर बाहर के इन्वेस्टर्स हो, वो अगर पैसा लगा रहे हैं इस प्रोजेक्ट में, तो फिर क्या होता है, गवर्नमेंट को काफ़ी हद तक हेल्प हो जाता है। वो प्रोजेक्ट आसानी से जितना टारगेट होता है टाइम टारगेट में वो कंप्लीट होने की चांसेस होती है। तो ये एक इनिशिएटिव है जिसमें कि इंडिया की इन्वेस्टमेंट ग्रिड है। ग्रिड कहने का क्या मतलब होता है, आप देखते हो इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड होती है, इस तरीके का पोल होता है जिसमें हर जगह जो है इलेक्ट्रिसिटी वायर के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। सो दिस इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ ग्रिड जहाँ पे आपको सारे इन्वेस्टर्स जो है यहाँ पे आकर मीट करेंगे और वो इस प्रोजेक्ट में अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ही कैन डू। ओके, आप देखो इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर अगर इन्वेस्टमेंट ट्रेंड देखें फिजिकल 2013 से, तो ये 2013 है, ये 2019 है। तो आप देखो कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में चाहे हमारे यहाँ रोड बनाना हो या फिर हमारे यहाँ पाइपलाइन बनानी हो या फिर हाईवे बनानी हो या फिर ब्रिज बनाना हो, कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना हो, ये हमारे यहाँ अभी बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। देखिए 2018 में तो सबसे हाईएस्ट पीक में था, बट 2019 में थोड़ा सा स्लो डाउन हो चुका है क्योंकि 2018 में ये 10.2 था और 2019 में ये 10 हो चुका है, तो स्लाइटली डाउन हुआ है। तो अगर आपका इस तरीके से स्टेटमेंट बनता है कि 2013 से लेकर 2019 के बीच हमारा इन्वेस्टमेंट जो है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में ये कंटिन्यूस इंक्रीज़ हुआ है, तो फिर ये आपका स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर लास्ट 5 ईयर में भी कहा जाए कि कंटिन्यूस इंक्रीज़ हो रहा है तो ये भी गलत है क्योंकि डाउन हुआ है थोड़ा, ठीक है। एक बार भी डाउन हो जाता है तो फिर वो कंटिन्यूस नहीं होगा। अब आते हैं बेसिकली समझते हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में। तो देखिए इंडिया को ज़रूरत है कि 4.5 ट्रिलियन डॉलर तक को यहाँ पे खर्च करना, वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर में। कब तक, तो 2030 तक, जिससे कि हमारा जो ग्रोथ रेट है वो सही तरीके से आगे बढ़ते रहे। गवर्नमेंट के द्वारा ये अनाउंस भी किया गया है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, जिसकी यहाँ पे कितनी टोटल कॉर्पस से वर्थ कितनी है, तो 102 लाख करोड़ है यहाँ पे, जो कि आपका इम्प्लीमेंट किया जाएगा 2025 तक। तो 4 साल है इस प्रोजेक्ट को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने का और 102 करोड़ है यहाँ पे। इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हम लोग देखें, ये पाइपलाइन जो है इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा एक इफिशिएंट मैनर में, यानी कि अगर देखें तो इकोनॉमिक और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है एज़ पर द हार्मोनाइज्ड मास्टर लिस्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि ये लेंगे और इसको देखेंगे। तो ठीक है, जो भी बातें हैं, लेकिन इसमें आप देखो कि नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन में क्या क्या चीज़ें है, कॉन्स्टिट्यूएंट क्या क्या है। तो सबसे पहला है कि यहाँ पे हार्मोनाइज जो मास्टर लिस्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनके द्वारा यहाँ पे देखा जाएगा कि इकोनॉमिक और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कैसी है। और ये प्रोजेक्ट जो है 100 करोड़ पर प्रोजेक्ट से ज़्यादा है, तो ग्रीनफील्ड है, अंडर कंस्ट्रक्शन, यानी कि ये न्यू आपको देखने को मिलेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में ना 2 तरीके की प्रोजेक्ट होती है, एक होती है ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट, एक होती है ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट।
तो यहाँ पे देखिए ये इंफ्रास्ट्रक्चर है। ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो कहने का मतलब है कि वो प्रोजेक्ट लंबे साल से चलते आ रही है और ड्यू टू क्रंचेस ऑफ फंड के कारण वो प्रोजेक्ट आपका कंप्लीट नहीं हुआ है, अब उसमें इन्वेस्टमेंट किया जाएगा तो फिर वो आगे बढ़ सकती है। तो अगर इन्वेस्टमेंट करना है ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट में तो वो ऐसी प्रोजेक्ट होती है जो कि पुराने तरीके से चलते आ रही है, ठीक है। ग्रीनफील्ड कहने का मतलब है कि एकदम फ्रेश प्रोजेक्ट, जैसे जैसे ये नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, ये फ्रेश है तो इसको ग्रीनफील्ड कंसीडर किया जा रहा है और इसकी जो प्रोजेक्ट की कॉस्ट है ये 100 करोड़ से ज़्यादा है, तो इसलिए ये यहाँ पे आपका देखने को मिल रहा है। ब्राउन फील्ड अगर हम लोग देखें तो डेवलपमेंट ऑफ कंप्लीटेड प्रोजेक्ट, ठीक है, प्रोजेक्ट अंडर कंसेप्चुअलाइजेशन और फिर यहाँ पे आपका बन जाएगा नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, ठीक है। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा। सेक्टर वाइज यहाँ पे शेयर दिखाया जा रहा है कि कितना यहाँ पे आपका इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में जो है इन्वेस्टमेंट होगा। तो इतना अगर आप लोग को अभी याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये ग्राफ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जब ये इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा बन जाएगा तब जाकर ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है, ये जब पाइपलाइन बन जाएंगे तो। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे नेशनल प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पॉलिसी फ्रेमवर्क। तो ये है क्या, अब देखिए यहाँ पे नीति आयोग, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, इतने भारी भरकम जब ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड हो जाते हैं ना तो वो टॉपिक आपका ऐसे ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए जब तक प्लानिंग कमीशन था तो यूपीएससी जो है इसके पीछे पड़ा हुआ था, हर एक साल जो है ना एकदम इसके अंदर डेप्थ में जा जाके हर एक प्लानिंग कमीशन से क्वेश्चन पूछते थे, है कि नहीं। और वही जब 2015 में प्लानिंग कमीशन हटा, नीति आयोग आया, तो आप देख रहे हो कि हर एक साल नीति आयोग से कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये सरकार की बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है, क्योंकि सरकार को सारा ज्ञान देने वाला बॉडी कौन सा है, तो नीति आयोग सब चीज़ के बारे में ज्ञान देता है, एडवाइस करता है कि देखिए इसमें ऐसे कर लीजिए, इसमें ऐसे कर लीजिए। तो इसलिए जहाँ पे भी नीति आयोग आ गया ना तो समझिए वो अपने आप में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो गया। अब ये है क्या, नेशनल प्रोग्राम है और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पॉलिसी है, यानी कि जितनी भी प्रोग्राम है और प्रोजेक्ट है उसको मैनेज करने के लिए एक अलग से पॉलिसी बनाई जा रही है। अब ये लॉन्च किया गया है नीति आयोग और क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा, जिसमें कि एक रेडिकल रिफॉर्म लाया जाएगा जिस तरीके से हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो है इंडिया में एग्जीक्यूट हो रहा है। अब सबसे बुरी बात आपको इंडिया की ये देखने को मिलेगी कि हमारी जितनी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है ना वो उसकी टारगेट होती है कि 5 साल में कंप्लीट कर लेंगे, 8 साल में कंप्लीट हो जाएंगे, बट वो इतने कम टाइम में कंप्लीट नहीं होती है। बहुत सारे ऐसे डैम्स है, ऐसे रोड है, ऐसे हाईवे हैं जिसको 20-20 साल तक भी लग जाता है कंप्लीट करने में। तो आप ये समझ सकते हो, क्योंकि हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट की कमी है, हमारे यहाँ फंड की कमी होती है, इसलिए इतने प्रॉब्लम होते हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि नहीं, अब जो जिस तरीके से एग्जीक्यूट हो रहे हैं वैसे नहीं करना है, अब टाइम पे ये सारी चीज़ों को कंप्लीट करना है। इससे क्या होगा, ये जो आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यहाँ पे पॉलिसी लाई जा रही है, तो इससे क्या होगा कि हमारे गुड क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो पाएंगे, गवर्नेंस बेटर होगा। गवर्नेंस कहने का मतलब है कि जितना टारगेट दिया गया है अगर उस समय अच्छे तरीके से काम हो जाए बिना करप्शन के तो वो बेटर गवर्नेंस कहलाया जाएगा। साथ ही कॉस्ट और जो वेस्ट मटेरियल है उसको रिड्यूस करना है, क्योंकि आप देखो बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में बहुत ज़्यादा खर्चे लग जाते हैं, सरकार के पैसे बहुत ज़्यादा इसमें जाते हैं, लेकिन उसमें मटेरियल भी बहुत वेस्ट होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। अब देखिए हमेशा ये एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक होता है कि डेवलपमेंट विदाउट इन्वायरमेंट और विदाउट डेवलपमेंट विद इन्वायरमेंट, ठीक है। तो ये होता है कि डेवलपमेंट करना है बिना इन्वायरमेंट को ध्यान में रखे हुए, या फिर आपका जो है डेवलपमेंट नहीं करना है क्योंकि इन्वायरमेंट को ध्यान में रखना है। तो ये चीज़ें बहुत कंट्रोवर्शियल होती है, लेकिन ऐसा कहा जाता है हमेशा कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है ना उसे हम लोग को इन्वायरमेंट को भी ध्यान में रख कर करना है, इतना अति नहीं कर देना है, एक्सेस नहीं कर देना है जिससे कि हमारी इन्वायरमेंट पे जो है नुकसान हो, ठीक है। अब इससे क्या होगा इस प्रोजेक्ट से, इससे ये होगा कि एग्जीक्यूशन अप्रोच जो है ये बेटर तरीके से हो पाएगा। क्रूशियल लिंक यहाँ पे बैठाने की बात की जा रही है, यानी कि प्रोजेक्ट के पोर्टफोलियोज़ और उनके कंपोनेंट स्ट्रैटेजिक डिसिप्लिन्स को लेकर, जिससे कि प्रोजेक्ट की जो एग्जीक्यूशन है वो स्मूथ तरीके से चले। लास्ट ईयर की जो इकोनॉमिक सर्वे थी 2018-19 की, उसमें ये बताया जा रहा था कि इंडिया को ज़रूरत है इन्वेस्टमेंट करने का और 2040 तक हमें 4.5 ट्रिलियन तक इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है, जिससे कि हम अपने कंट्री में एक बेहतर तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलप कर पाएंगे। तो ये चीज़ें इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथ ही आप देखो कि एक्शन प्लान भी यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है कि हमें एक प्रोग्राम और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अप्रोच जो है वो लेकर आना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए। साथ ही साथ यहाँ पे हमें जो प्रोफेशन है प्रोग्राम और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का उसको भी प्रमोट करना है, और एक वर्क फोर्स यहाँ पे इस तरीके के प्रोफेशनल के लिए बिल्डअप करना है। साथ ही जो इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी और जो कैपेबिलिटीज़ है प्रोफेशनल की उसको भी यहाँ पे इन्हांस करना है। तो ये सारे कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि ये जो प्रोजेक्ट और प्रोग्राम और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पॉलिसी फ्रेमवर्क है इसके तहत ये सारे काम किए जाएंगे। मेनली हमारे यहाँ जितनी बेकार की काम होती थी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में, अब वो सारे बेकार के काम को रोका जाएगा और एक टाइम मैनेजमेंट के थ्रू जो है यहाँ पे काम किया जाएगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग लॉजिस्टिक सेक्टर का हालचाल देख लेते हैं कि क्या है।
तो देखिए इंडिया की पहली मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जो है वो जोगिक होपा, वो कहाँ है, आसाम में सेटअप किया गया है। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क यानी कि ये एक ऐसा पार्क ही नहीं है जहाँ पे आप सामान लाकर रख सको, इसमें मल्टी तरीके का यहाँ पे आपका काम होगा। तो सारी चीज़ें देखेंगे। देखिए मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जो है ये लॉजिस्टिक पार्क का ही रिफाइंड फॉर्म है कि एक जगह पार्क बना दिया जाता है, बड़ी सी पार्क बना दी जाती है जिसमें क्या होता है कि सारे सामान जिसको एक्सपोर्ट करना है ना उसको एक जगह इकट्ठे ला कर रखा जाता है और फिर उसको एक्सपोर्ट करते हैं। या फिर कोई सामान हमारा इंपोर्ट होता है हमारे देश में तो उसको उस पार्क में रखा जाता है, फिर वो डिस्ट्रीब्यूट होता है डिफरेंट डिफरेंट शॉप में। तो यहाँ पे आप देखो वैल्यू एडेड सर्विस होगा बहुत सारे, जो कि यहाँ पे रोड और रेल जो बेस्ड ट्रांसपोर्टेशन है उसके लिए होगा। साथ ही यहाँ पे क्या है कि इसको डेवलप किया जा रहा है भारत माला परियोजना के तहत। देखिए सागर माला परियोजना है, भारत माला परियोजना है। तो भारत माला परियोजना के तहत जो है बहुत सारे लॉजिस्टिक पार्क को डेवलप किया जा रहा है। तो ये चीज़ें इसी के अंदर है। और यहाँ पे आप देखो कि डायरेक्ट जो एयर, रोड, रेल, वाटरवेज कनेक्टिविटी है वो लोगों तक यहाँ पे पहुँचाई जाएगी। 2017 में क्या था कि प्रोजेक्ट एक लॉन्च किया गया था जिसमें कि 35 जो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है वो हमारे कंट्री में इसको डेवलप किया गया था। और फिर उसके बाद एक कानून आया नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी, जिसमें कि सबसे ज़्यादा इम्फेसाइज किसके लिए किया गया है, तो हमारे लिए लॉजिस्टिक पार्क ही नहीं होना चाहिए, हमारे लिए मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क होनी चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो कि मल्टी मॉडल जो लॉजिस्टिक पार्क का डेवलपमेंट करना है वो स्ट्रैटेजिक लोकेशन भी यहाँ पे रखी गई है, जो कि आप देखो कि यहाँ पे रैशनलाइज किया जाएगा जो लॉजिस्टिक कॉस्ट इंडिया में, और इसकी कॉम्पिटिटिवनेस भी इंप्रूव की जाएगी। अब देखिए कि हमारे यहाँ आप देखते हो कि जब सामान एक जगह से दूसरी जगह जाता है, चाहे वो इंटर स्टेट हो या इंट्रा स्टेट हो, तो यहाँ पे क्या होता है ना कि कॉस्ट बहुत ज़्यादा लग जाते हैं। जब कोई सामान हमारा दूसरे देशों से आता है तो उसकी कॉस्ट आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। जब वो हमारे राज्य में, कोई भी राज्य में अगर वो उत्पन्न होता है और वहीं पे अगर उसको इस्तेमाल किया जाता है तो उसकी कॉस्ट कम देखने को मिलती है। अगर वही चीज़ हम लोग दूसरे राज्य से मंगाते हैं तो उसकी कॉस्ट आपको ज़्यादा देखने को मिलती है। आप ओनियन में ही देख सकते हो, ओनियन में भी आपका 2-3 तरीके का ओनियन आता है। एक नासिक का ओनियन आपको देखने को मिलेगा जो थोड़े ब्लैक कलर के होते हैं, उसके प्राइस थोड़े ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेरिजन टू जो वाइट कलर के ओनियन होते हैं, क्योंकि वाइट कलर के ओनियन जो है आपको ज़्यादा शहरों में देखने को मिलेगा, ज़्यादा राज्यों में उसको उगाया जाता है, तो वो नॉर्थ साइड में बहुत ज़्यादा उसकी प्राइस नहीं होती है। लेकिन जो नासिक की जो होती है, महाराष्ट्र रीजन में जो आपका ओनियन होता है वो बहुत ज़्यादा थोड़े महंगे होते हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं। तो इसमें क्या होता है ना कि वो वहाँ से लाया जाता है, मान लीजिए कि यूपी, बिहार और झारखंड जैसे शहर में, या फिर इस साइड और नॉर्थ ईस्ट में अगर चले जाए तो वाया रोड अगर वो जाता है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट होकर, तो इससे जो है ना ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी उसमें लग जाते हैं। अब यहाँ पे आप देखो कि करंट सिचुएशन क्या है और आइडल सिचुएशन क्या है। तो करंट सिचुएशन क्या है कि यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट फ्रेट मूवमेंट हो रही है, यानी कि अगर मान लीजिए कि दिल्ली से अगर मद्रास जाना है यहाँ पे मालगाड़ी को, तो वो पॉइंट टू पॉइंट जा रहा है। और आइडल सिचुएशन क्या होना चाहिए कि हब एंड स्पोक मॉडल होना चाहिए फ्रेट मूवमेंट का। इट मीन्स कि ऐसा नहीं है कि जहाँ से निकले और जहाँ को जाना है बस वहीं पे आपका जो है ये ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए। हब एंड स्पोक मॉडल कहने का मतलब होता है ना कि आपका बीच बीच में भी कहीं ना कहीं इसकी हॉल्ट होनी चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कि आपका दिल्ली से तमिलनाडु तक जाना है, तो दिल्ली से तमिलनाडु तक ही ये प्याज की जो ट्रक है वो चली गई, ऐसा नहीं होना चाहिए। बीच में जो भी राज्य आ रहे, मान लीजिए कि यहाँ से होते हुए जो है आंध्र प्रदेश आ गया, तेलंगाना आ गया, तो और हाँ आंध्र प्रदेश तेलंगाना आ गया, तो उसमें भी जो है यहाँ पे भी लॉजिस्टिक पार्क में थोड़ा डंप कर देना चाहिए। डंप इन द सेंस कि वहाँ पे भी कुछ जो सामानें हैं, ओनियन वगैरह कोई भी कॉमोडिटीज़ है उसको वहाँ पे भी दे देना चाहिए। तो ये हब एंड स्पोक मॉडल फ्रेट मूवमेंट की ज़रूरत है हमें, और ये एक आइडल सिचुएशन होता है। आप देखो यहाँ पे क्या बताने की कोशिश की जा रही है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखो कि ये मुंबई की लॉजिस्टिक पार्क है, ठीक है। मुंबई की लॉजिस्टिक पार्क में क्या हो गया, तो डिफरेंट डिफरेंट जगह से, जैसे ये मुंबई हो गया, थाने हो गए, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट हो गया, यहाँ से जो है ट्रक लेकर आया गया, और इसमें ट्रक में क्या है तो 10 टन यहाँ पे आपका कुछ सामान होगा। ये आपका यहाँ पे पहुँचा, तो ये 10 कितना हो गया, 30 टन ये ट्रक है जो कि आपका जा रहा है। तो ये मुंबई से दिल्ली लॉजिस्टिक पार्क में गया। अब ऐसा भी हो सकता है कि हम और भी मीडियम इस्तेमाल करें, जैसे रेल मीडियम इस्तेमाल कर सकते हैं, या इनलैंड वाटरवेज भी इस्तेमाल किया जाता है। और अगर हम लोग ये ट्रक को ही भेज रहे हैं तो ट्रक कैसे जाएगा दिल्ली लॉजिस्टिक पार्क में, तो एक चला जाएगा दिल्ली में, एक चला जाएगा गुड़गांव में, थर्ड चला जाएगा नोएडा में। तो इस तरीके से आप देखो कि यहाँ पे इस तरीके का जो है ना सामान जाता है, और हमारे पास मीडियम कितना है, रोडवेज है, रेलवेज है और वाटरवेज है, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो कि लॉजिस्टिक जो पार्क है,
इसमें क्या है, फ्रेट एग्रीगेशन और डिस्ट्रीब्यूशन है, मल्टी मॉडल फ्रेट मूवमेंट है। मल्टी मॉडल कहने का क्या मतलब होता है कि आप यहाँ पे देखो कि एक ही जगह नहीं, दिल्ली के एक लॉजिस्टिक पार्क एक ही जगह नहीं है, यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट जगह देखने को मिलेगा कि यहाँ पे आपका सामान को जो है डंप किया जा रहा है। और सर्विस लॉजिस्टिक पार्क क्या प्रोवाइड करते हैं, ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं वेयर हाउसिंग और स्टोरेज। साथ ही साथ यहाँ पे वैल्यू एडेड सर्विस भी होते हैं, जैसे कस्टम क्लियरेंस वगैरह, ये सारा जितना भी सर्विस का काम है ना, वो यहाँ पे लॉजिस्टिक पार्क में ये प्रोवाइड किया जाता है। फाइन, तो ये सारी चीज़ें। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो इस तरीके का मल्टी मॉडल जो लॉजिस्टिक पार्क डेवलप किया जा रहा है, और वो भी स्ट्रैटेजिक लोकेशन में, हर एक जगह आपको देखने को मिलेगा कि इसको डेवलप किया जा रहा है। तो इससे जो है ना, जो कॉस्ट है यहाँ पे वो कम हो पाएगा। ऐसा नहीं है कि एक ही जगह आ रहे हैं तो यहाँ पे ज़्यादा कॉस्ट लगेगा, कॉस्ट कम हो पाएगा और कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ पाएगी। हर एक जगह में अगर इस तरीके का आपका काम हो, पार्क हो, तो यहाँ पे कॉम्पिटिशन बढ़ पाएगी कि हाँ उसे बेहतर होना है, उसी बेहतर होना है। अगर 13 to 14% जीडीपी का देखें तो लॉजिस्टिक कॉस्ट जो है ना वो फार हायर है। अगर हम लोग ग्लोबल बेंचमार्क में देखें, हमारे यहाँ जो है लॉजिस्टिक में ही बहुत ज़्यादा खर्चे हो जाते हैं। इट मीन्स कि इस तरीके से हमारे पास 3 रीजन है, 3 वेज़ है, जैसे रोडवेज़, रेलवेज़ और वाटरवेज़। तो इसमें जो है ना हमारा बहुत ज़्यादा खर्चे हो जाते हैं, और इसके कारण हमारे टोटल जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूट करता है, तो 13 to 14%, जो कि बहुत ज़्यादा है। अगर आप ग्लोबल में देखोगे तो ये 7 to 8% जो है ये लॉजिस्टिक कॉस्ट आपके लगते हैं, तो जीडीपी में हमारा ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। हायर लॉजिस्टिक कॉस्ट है, क्यों हायर लॉजिस्टिक कॉस्ट है हमारे यहाँ, तो यहाँ पे आप देखो कि 60% जो फ्रेट है ना वो रोड से ही हमारा मूव होता है। और आपको पता है कि हाईवे में जब यहाँ पे रोड के थ्रू जो ट्रक्स वगैरह जो सामान लेकर जाते हैं, वो एक तो उनको काफ़ी टाइम लगता है, ऊपर से आप देखो कि जब फास्टैग नहीं आया था, और अभी भी वो सारे ट्रक्स में आपको फास्टैग नहीं देखने को मिलेंगे, लंबी कतार में जो है ट्रक लगे रहते हैं। कभी कभी तो फास्टैग कभी कभी तो टोल को क्लियर करने में ना कमोडिटीज़ ट्रक को जो है ना 1 से 2 दिन भी लग जाते हैं, इतना ज़्यादा लंबी कतार में होते हैं। और कभी कभी आप ट्रैफिक देखो, ट्रैफिक के कारण भी काफ़ी देर हो जाता है। तो इतने देर लगने से क्या होता है, पेट्रोल डीजल ये सारी चीज़ों की कंजप्शन बढ़ जाती है, और ऊपर से पेट्रोल डीजल इतना महंगा है। तो इसलिए आप देखो कि हमारे यहाँ जो है मोर देन 50% जो फ्रेट है ना वो रोड के थ्रू होता है, जो कि सबसे महंगा है। सबसे सस्ता कौन सा वेज होता है, तो सबसे सस्ता वाटरवेज होता है, उसके बाद आपका रेलवेज होता है, और फिर आपका सबसे महंगा जो है रोडवेज होता है। तो हम लोग ऑप्ट ही किए हैं सबसे महंगा वाला ट्रांसपोर्टेशन। सो दैट्स वाई हमारे यहाँ जीडीपी में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट भी ये रोडवेज करता है। ठीक है, और सेकंड क्या है कि अंडर डेवलप्ड मटेरियल हैंडलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है। आप ये देख रहे हो कि एक जगह से जो है दूसरी जगह ले जाना होता है, तो यहाँ पे आप देखो डिफरेंट डिफरेंट जगह से निकल कर आया, डिफरेंट डिफरेंट जगह पे चला गया। तो इससे क्या होता है कि कॉस्ट कम लगेगा। अब एक ही बड़ा सा ट्रक अगर एक जगह से दूसरी जगह जाएगा तो भाई वाजिब सी बात है कि वो ज़्यादा यहाँ पे चार्ज करेगा। तो हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, कहने का मतलब है कि लॉजिस्टिक पार्क की कमी है कि नहीं। और प्रोसीजनल कम्प्लेक्सिटी है, हमारे यहाँ कम्प्लेक्स प्रोसीजर बहुत है। जैसे आप देखो अभी मैं बताई टोल कलेक्शन को लेकर, इंटर स्टेट फ्रेट मूवमेंट को लेकर, जब एक राज्य से दूसरे राज्य में जब जाया जाता है ना, बॉर्डर इशू भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। बॉर्डर पे ये घंटे जो है ट्रक वगैरह रोके जाते हैं। सो दीज आर द प्रॉब्लम्स इन आवर कंट्रीज। सो दैट्स वाई आपको देखने को मिलेगा कि लॉजिस्टिक कॉस्ट जो है बहुत हायर है। अब यहाँ पे मल्टी मॉडल जो लॉजिस्टिक पार्क बना दिया गया है, तो इसका क्या फ़ायदा होगा। इससे सबसे पहले है कि आप देखो कि सीमलेस मल्टी मॉडल फ्रेट ट्रांसफ़र हो जाएगा। यानी कि ज़्यादातर यहाँ पे जो है काम धाम नहीं है, पेपर वर्क भी नहीं है, आराम से एक जगह से निकला और आपका धीरे धीरे जो है, सॉरी, जहाँ जहाँ पे इसकी स्टॉपेज है वहाँ पे सामान को उतारते चलेंगे। मैकेनाइज्ड वेयर हाउस है, वेयर हाउस बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वेयर हाउस एक तरीके का आपका स्टोरेज आप कह सकते हो, जहाँ पे सामान को रखा जाता है एक साथ लाकर। स्पेशलाइज्ड स्टोरेज सॉल्यूशन होगा, जैसे कि कोल्ड स्टोरेज रखने की ज़रूरत है। जैसे आप देखो कि जब आप सब्जियाँ खरीद के लाते हो, आज के डेट में तो आप एक एक हफ्ते की सब्जियाँ खरीद लेते होगे, क्योंकि मैं जाती हूँ तो एक हफ्ते के लिए आती हूँ और रेफ्रिजरेटर में रखी रहती हूँ। डेली निकलना पॉसिबल है नहीं आज के डेट में, और निकलना भी नहीं चाहिए। तो ऐसे क्या होता है कि कोल्ड स्टोरेज है हमारे घर पे, तो हम लोग सब्जियां लॉन्ग टाइम तक रख पाते हैं। वही चीज़ें होनी भी चाहिए ना हमारे कंट्री में भी, कि एक कोल्ड स्टोरेज हो जिसमें कि जो सब्जियां हैं उसको लंबे समय तक रखा जाए। क्योंकि आप देखो बहुत ज़्यादा बर्बादी होती है, जितना किसान हमारे फसल उगाते हैं ना, उससे ज़्यादा जो है आपको देखने को मिलेगा कि ट्रांसपोर्टेशन में बर्बाद हो जाते हैं। वो जो बोरे में भर भर के जो आलू प्याज टमाटर ये सब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, इतना टाइम लग जाता है, 10 से 15 दिन लग जाता है एक राज्य से दूर में जाने में। ठीक है, तो फिर इसमें क्या होता है कि बर्बादियाँ बहुत होती है। तो कोल्ड स्टोरेज होना चाहिए जिसमें कि वैसे सब्जियों को रखा जाए, वैसे सामान को रखा जाए जिसको कि ख़राब होने के चांसेस है। वैल्यू एडेड सर्विस जो है वो यहाँ पे प्रोवाइड होगा, यानी कि कस्टम क्लियरेंस जल्दी होगी, क्वारंटाइन जोन होगा, टेस्टिंग फैसिलिटी बेटर हो पा रही है, वेयर हाउसिंग मैनेजमेंट सर्विस यहाँ पे बेटर हो पाएगी। साथ ही लेट स्टेज मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ भी है, जैसे कि ग्रेडिंग करना, शॉर्टिंग करना, लेबलिंग करना, पैकेजिंग करना। सो ये सारी चीज़ भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे टाइम टेकन है, लेकिन अब यहाँ पे मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क से ये सारे
काम जो है वो कम टाइम में हो पाएंगे। सो ये यहाँ पे इसकी फ़ायदे है। फ़ायदे क्या क्या है कि यहाँ पे सीमलेस आपका सामान का ट्रांसपोर्टेशन होगा। सेकंड है कि यहाँ पे आपका कोल्ड स्टोरेज बेटर तरीके से होगा। थर्ड है कि वैल्यू एडिशन सर्विसेज होंगे, सर्विसेज बहुत अच्छे मिलेंगे। एंड फोर्थ है कि यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ है, लेट स्टेज जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ है वो भी फास्टर मोड में होंगे और बेहतर तरीके से होंगे। सो दीज आर द 4 बेनिफिट्स। ओके, अब इससे रिलेटेड न्यूज़ देख लेते हैं। गवर्नमेंट के द्वारा कंसीडर किया गया है न्यू कानून। तो नया कानून लाया गया है जिसमें कि लॉजिस्टिक सेक्टर्स हम के लिए। तो इसमें क्या है कि हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है ना, वो यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं कि कानून फ्रेम करना है, जिसको यहाँ पे नेशनल लॉजिस्टिक लॉ एफिशिएंसी एंड एडवांस प्रेडिक्टिबिलिटी एक्ट कहा जा रहा है। जिसमें क्या है कि हमारे यहाँ जो मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन कानून था 1993 का, उसको रिप्लेस करना है। अब ये जो रिप्लेस किया जा रहा है, नया कानून लाने की बात की जा रही है। क्यों नया कानून लाने की बात की जा रही है, क्या है इसमें इतना अच्छा चीज़? तो देखिए, इसमें बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स जो लॉजिस्टिक स्पेस में है ना, उनको यहाँ पे डिफाइन किया गया है और एक लाइट रेगुलेटरी इकोसिस्टम जो है वो क्रिएट किया गया है। बहुत अच्छी बात है। साथ ही जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो यहाँ पे कम हो जाएगा। और आज के डेट में आप देखो कि जीडीपी में जो हमारा 14% यहाँ पे कंट्रीब्यूट हो पा रहा है, एटलीस्ट वो कम करके 10% में तो ला पाएंगे, जो कि बहुत ज़रूरी है। और हमारे यहाँ पे कॉम्पिटिटिवनेस जो डोमेस्टिक गुड का है इंटरनेशनल मार्केट में, उसमें भी इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, है कि नहीं? साथ ही इंडिया की जो रैंकिंग है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में, वो भी यहाँ पे इम्प्रूव हो पाएगा। आप देखो कि ये जो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स है, ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा रिलीज़ की जाती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और 2018 में हमारे यहाँ पे जो रैंक था वो 44 था आउट ऑफ 160 कंट्रीज़। तो अच्छी थी, और भी ज़्यादा बेटर हो पाएगी। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं। तो एक ही आपको आर्टिकल में काफ़ी सारे पॉइंट्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। ओके, तो गाइस आज के लिए बस इतने ही रखते हैं। नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे रोडवेज़ के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। और अगर आपको ये लेसन अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और कोई भी डाउट, कोई सजेशंस है तो आप कमेंट कर सकते हैं। एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप लोग चेक कर लीजिए, क्योंकि ऑल्टरनेटिव चैनल की भी लिंक है, और साथ ही साथ विजन है इसकी जो टेस्ट सीरीज़ है उसकी भी वहाँ पे आप लोग जीमेल आईडी दिया गया है, जिसमें आप लोग मेल करके पता कर सकते हो अगर आप लोग को ज्वाइन करनी है तो। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेसन के साथ, जो कि रोडवेज़ देखेंगे। तो धीरे धीरे आराम से पढ़ते रहिए। और अभी तो टाइम आपका आ चुका है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आंसर राइटिंग में आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए, और अपने ऑप्शनल पेपर पे। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।